डायनासोर जानवरों की एक ऐसी प्रजाति है जो हमेशा हमें रोमांचित करती रहेगी। इंसानों के पृथ्वी पर आने से पहले अगर पृथ्वी पर किसी प्रजाति का राज था तो वो थे डायनासोर्स। डायनासोर्स ने पृथ्वी पर लगभग 14 करोड़ सालों तक राज किया है। डायनासोर्स की बहुत सी प्रजातियां होती थी। इनमें दैत्याकार विशालकाय डायनासोर से लेकर मासूम डायनासोर्स भी हुआ करते थे। डायनासोर्स की कुछ प्रजातियां मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी होती थी। कुछ डायनासोर्स बड़े ही खूंखार होते थे, जबकि कुछ बड़े ही तेज और कुछ बहुत ही शांत स्वभाव के होते थे। वो विशालकाय डायनासोर्स इसी पृथ्वी का हिस्सा थे जिस पर आज इंसान नाम की प्रजाति ने अपना कब्जा कर लिया है। इंसान को लगता है कि वो हमेशा के लिए इस धरती पर रहने वाला है, लेकिन शायद ये सच नहीं है, क्योंकि वो महाप्रलय का दिन जरूर आएगा। क्योंकि आज से 6.6 करोड़ साल पहले भी ऐसी ही एक महाप्रलय आई थी। एक ही झटके में पृथ्वी से ज्यादातर जीव और पेड़ पौधे विलुप्त हो गए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था 6.5 करोड़ साल पहले? ये जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा और देखना होगा कि आखिर कैसे एक घटना से पृथ्वी के लगभग सभी जीव खत्म हो गए थे। डायनासोर्स के अंत की शुरुआत उस समय हुई थी जब करोड़ों साल पहले अंतरिक्ष में एक छोटा एस्टेरॉयड मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में घूम रहे एक एस्टेरॉयड से टकरा जाता है। इस छोटे एस्टेरॉयड के टकरा जाने से एस्टेरॉयड बेल्ट में घूम रहा एक बड़ा एस्टेरॉयड अपनी दिशा बदल लेता है। अब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ बड़ी ही तेज गति से आगे बढ़ने लगता है। वहां पृथ्वी पर डायनासोर्स बड़े सुकून से जी रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि एक बहुत बड़ी मुसीबत उनकी ओर बड़ी तेजी से बढ़ रही है। ये वो घटना थी जो इतिहास बदलने वाली थी, क्योंकि कौन जानता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो मानवों की उत्पत्ति होती ही नहीं। लेकिन वो महाविनाश होने वाला था जिसने पृथ्वी से उस समय के 50 से 75% जीव जंतु और वनस्पतियों को विलुप्त कर दिया था। हम डायनासोर्स की प्रजाति के विनाश के बारे में रिसर्च पर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उनसे जुड़े अवशेष वैज्ञानिकों को मिलते रहे हैं और लोगों की रुचि भी इसमें ज्यादा रहती है। इधर डायनासोर्स पृथ्वी पर आराम से रह रहे थे, उधर वो एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एस्टेरॉयड की रफ्तार 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण की वजह से 14 किलोमीटर चौड़े इस एस्टेरॉयड में आग लग जाती है। मेक्सिको की खाड़ी की ओर बढ़ते हुए इस एस्टेरॉयड की रफ्तार इतनी तेज थी कि इसे अटलांटिक ओशियन को पार करने में सिर्फ 4 मिनट का वक्त लगा था। इतने बड़े आकार के एस्टेरॉयड का तापमान 20,000 डिग्री सेल्सियस के करीब हो गया था, जिससे इसकी चमक सूर्य की सतह से भी कई गुना ज्यादा हो गई थी। इतनी ज्यादा चमक की वजह से डायनासोर्स लगभग अंधे हो गए थे और उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि वो क्या है जो उनकी ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस एस्टेरॉयड की गर्मी को वो महसूस कर पा रहे थे। इस एस्टेरॉयड का आकार और इसकी गति इतनी तीव्र थी कि जहां पर यह एस्टेरॉयड गिरा था वहां पर इस एस्टेरॉयड ने 32 किलोमीटर गहरा गड्ढा बना दिया था। 100 ट्रिलियन मीट्रिक टन की फोर्स से ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा जाता है और इसमें जो ऊर्जा निकलती है वो हिरोशिमा और नागासाकी में गिरे बॉम्ब की तुलना से कहीं ज्यादा अधिक थी, जिससे ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट को फाड़ते हुए दूसरी परत मेंटल तक पहुंच गया था। अगले 2 मिनट के लिए पृथ्वी की सतह एक लिक्विड की भांति हो जाती है और उस बड़े गड्ढे को भरने के लिए आसपास से पिघले हुए पदार्थ वहां इकट्ठे होने लगते हैं। इस प्रक्रिया में उस जगह पर बड़े बड़े रिंग्स बन जाते हैं। एस्टेरॉयड के टकराने से पिघली हुई चट्टानें और दूसरा मैटर ऊपर वायुमंडल में उछल जाता है। थोड़ी ही देर में आग के गोले बनकर ये पृथ्वी पर बरसने लगते हैं और 12 मैग्नीट्यूड तीव्रता का भूकंप
पूरी पृथ्वी को दहला देता है। 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गर्म हवाएं उस पूरे क्षेत्र में चलने लगती हैं। इसे सैकड़ों फीट ऊंची पानी की लहरें पूरे क्षेत्र में तबाही मचा देती हैं। जिस जगह पर यह एस्टेरॉयड गिरा था वहां 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन गया और उस जगह से 800 किलोमीटर के दायरे में हवा का तापमान 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। जिस जगह पर एस्टेरॉयड टकराया था वहां पर सल्फर की बहुत अधिक मात्रा थी। वेपोराइज होने के बाद इस सल्फर ने वायुमंडल को ढक दिया था। यही सल्फर बाद में एसिड रेन के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगी थी। सल्फर और मिट्टी की चद्दर ने सबसे बड़ी तबाही मचाई और पूरी पृथ्वी पर अंधेरा और तापमान में कमी कर दी। सल्फर और मिट्टी की चद्दर ने पूरे वायुमंडल को ढक लिया था, जिससे अगले कई महीनों तक सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकी, जिससे बचे हुए पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी रुक गई थी। जंगलों के खत्म होने के बाद पूरी पृथ्वी पर बचे हुए जीवों के लिए भोजन का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया था। इससे पृथ्वी पर डायनासोर्स और दूसरी बहुत सी प्रजातियां या तो ठंड या भूख की वजह से खत्म हो गई थी। 55 पाउंड से अधिक भार का कोई भी जीव इस परिस्थिति में सरवाइव नहीं कर पाया था। लेकिन कुछ जीव जो उस समय के महाविनाश में सरवाइव कर पाए थे वो बने थे आज के जीवन का आधार। वो जीव थे मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। जिस जगह पर यह महाविनाश हुआ था वो जगह मैक्सिको की खाड़ी में चिक्सुलूब के नाम से जानी जाती है, जो कि पास के एक कस्बे का नाम है। डायनासोर्स के विनाश की ये थ्योरी 1980 में लुइस और वाल्टर एल्वारेज, हेलन मिशेल और फ्रैंक एसेरो ने दी थी, जिसका आधार था कि मैक्सिको में उन वैज्ञानिकों को बहुत बड़ा गड्ढा मिला था और उस गड्ढे में मौजूद क्ले लेयर में इरिडियम की मात्रा लाइमस्टोन की तुलना में 600 गुना ज्यादा अधिक थी। इरिडियम एक सिल्वर व्हाइट मेटल है जिसकी मात्रा पृथ्वी के क्रस्ट में बहुत ही कम मिलती है, लेकिन अंतरिक्ष में तैरते हुए एस्टेरॉइड्स में इस मेटल की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। इसीलिए डायनासोर्स के विनाश की जो कहानी हमने आपको बताई है उसके लिए एस्टेरॉयड को जिम्मेवार माना गया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने आसपास के क्षेत्रों से बहुत से सबूत इकट्ठे करने शुरू किए। टेक्सास में मिले सुनामी के सबूत और हैती में मिले टेक्टाइट्स ग्लास बिट्स ने इस थ्योरी को और भी पक्का किया। इसके बाद युकातान में मिले कोर्स में वैज्ञानिकों को क्वार्ट्ज मिला, जो अपनी हार्डनेस की वजह से जाना जाता है। एस्टेरॉयड के गिरने से जो प्रभाव हुआ उसमें क्वार्ट्ज का बहुत बड़ा हाथ था। इसके अलावा पास में मिले सल्फर की बहुत अधिक मात्रा से पता चला कि पर्यावरण में जो बदलाव हुए उनके लिए सल्फर भी रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि सल्फर और मिट्टी ने बादलों से पृथ्वी को ढक दिया था, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया रुक गई थी। इस पूरे महाविनाश में ज्यादातर पेड़ पौधे खत्म हो गए, लेकिन कुछ पेड़ पौधे और डायनासोर्स बच भी गए थे। कुछ उड़ने वाले डायनासोर्स बच गए थे जो कि आज के बर्ड्स बन चुके हैं। मांसाहारी डायनासोर्स इस विनाश में मारे गए थे क्योंकि उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। पर जिन डायनासोर्स के पास दांत नहीं थे लेकिन उनके पास एक चोंच थी, वो पेड़ों के खत्म होने के बाद उनके बीजों को खाकर जिंदा रहे थे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो एक प्रजाति बच गई थी वो थी मैमल्स। यही स्तनधारी जीव आगे चलकर इंसानों के पूर्वज बने थे। मैं जानता हूं कि आप कहेंगे कि मानवों के पूर्वज तो बंदरों को माना जाता है, लेकिन बंदरों से पहले उनके बंदर बनने की जो प्रक्रिया थी वो कुछ बचे हुए स्तनधारियों की वजह से पूरी हो पाई थी। माना जाता है कि उस समय चूहे के आकार के जीव थे जो उस महाविनाश में सरवाइव कर गए थे। ये छोटे चूहों जैसे जीव जमीन के अंदर छुप कर रहते थे, जिस कारण उन परिस्थितियों में भी ये सरवाइव कर पाए।
जिंदा रहने के लिए ये जीव कुछ भी खाने लगे थे और इन्हीं कुछ बचे हुए जीवों की वजह से आज की दुनिया बनी। आइए अब आपको बताते हैं डायनासोर्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। डायनासोर्स रेप्टाइल प्रजाति के जीव थे जो पृथ्वी पर लगभग 14 करोड़ सालों तक रहे। डायनासोर्स हर जगह रहते थे, यहाँ तक कि अंटार्कटिका में भी। इसीलिए डायनासोर्स के अवशेष सभी 7 कॉन्टिनेंट्स में मिले हैं। विलुप्त हो चुके डायनासोर्स की लगभग 700 प्रजातियां थी। आजकल के पक्षी भी एक प्रकार के डायनासोर्स हैं, क्योंकि डायनासोर्स की कुछ उड़ने वाली प्रजातियां बच गई थी और उनके पूर्वज नहीं उड़ने वाले डायनासोर्स थे। माना जाता है कि डायनासोर्स की कुछ प्रजातियों की सिर्फ खोपड़ी का आकार ही कार के जितना होता था। डायनासोर्स मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के थे, लेकिन ज्यादातर डायनासोर्स शाकाहारी थे। सभी प्रकार के डायनासोर्स अंडे दिया करते थे, जो उन्हें मैमल्स से अलग करते हैं। तो दोस्तों, ये थी पृथ्वी पर डायनासोर्स के विनाश की पूरी कहानी। इस वीडियो के अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि कैसे डायनासोर्स के अंत के बाद पृथ्वी पर मानव का विकास हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।